नमस्कार। कभी सोचा है कि समय पर होने का मतलब हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता? आज हम समय की दुनिया के दो बिल्कुल अलग कोनों की यात्रा करेंगे। एक तरफ जापान और दूसरी तरफ भारत। और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहां घड़ी की सुइयां एक ही रफ्तार से चलने के बावजूद समय का एहसास और मतलब इतना अलग क्यों है। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? सोचिए, एक जगह 5 मिनट की देरी इतनी बड़ी बात है और दूसरी तरफ आधा घंटा भी चलता है। देखिए, ये सिर्फ अच्छी या बुरी आदत का मामला नहीं है। ये तो संस्कृतियों के डीएनए में बसे समय को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरियों की कहानी है। तो यही है आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल। आखिर वो कौन से अनकहे नियम हैं जो जापान के लोगों को इतना पाबंद और भारतीयों को इतना लचीला बनाते हैं? चलिए आज इन्हीं छिपे हुए सांस्कृतिक कोड्स को डिकोड करते हैं। तो चलिए थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और देखिए, सबसे पहली चौंकाने वाली बात यह है कि समय को लेकर यह सोच हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में ये दोनों ही धारणाएं हाल के इतिहास की देन है, जिन्हें सोच समझकर एक तरह से गढ़ा गया है। ये जानकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन जापान की ये जो मशहूर पाबंदी है ना, ये कोई हजारों साल पुरानी समुराई परंपरा नहीं है। नहीं, ये तो महज 150 साल पुरानी बात है। इसे मेजी रेस्टोरेशन के दौरान देश को एक औद्योगिक ताकत बनाने की राष्ट्रीय रणनीति के तहत अपनाया गया था। इस टाइमलाइन में जो बात गौर करने वाली है, वो है दोनों का रास्ता। जापान ने ऊपर से एक नया सख्त सिस्टम पूरे देश पर लागू कर दिया। वहीं भारत ने आजादी के बाद एक स्टैंडर्ड टाइम तो बना लिया, लेकिन लोगों के बीच समय को लेकर जो सदियों पुराना लचीलापन था, वो वैसा का वैसा ही बना रहा। भारत की कहानी घड़ी की टिक टिक से नहीं, बल्कि मौसम के मिजाज से, मॉनसून के आने और फसलों के पकने से जुड़ी है। और जहां कुदरत का कोई फिक्स कैलेंडर नहीं होता, वहां इंसानी रवैया भी फ्लेक्सिबल हो ही जाता है। तो ये कोई कमी नहीं, बल्कि बदलते हालात में टिके रहने का एक जरूरी हुनर था। ठीक है, तो इतिहास तो समझ आ गया, लेकिन ये ऐतिहासिक आदतें आज लोगों की सोच और व्यवहार का हिस्सा कैसे बन गईं? चलिए अब उस सांस्कृतिक सॉफ्टवेयर को समझते हैं जो इन दोनों समाजों को चलाता है। ये तस्वीर ही पूरी कहानी कह देती है। इसे ऐसे समझिए, जापान में समय एक सीधी रेलवे लाइन की तरह है, जिसपे एक के बाद एक ट्रेन आती है। इसे कहते हैं मोनोक्रॉनिक कल्चर। वहीं भारत में समय एक व्यस्त चौराहे जैसा है, जहां से कई सड़कें एक साथ गुजरती हैं। ये है पॉलीक्रॉनिक कल्चर। जापान में वाह यानी समूह का सामंजस्य सबसे ऊपर है। इसलिए जब कोई एक व्यक्ति लेट होता है, तो उसे सिर्फ उसकी निजी गलती नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि उसने पूरे समूह की लय बिगाड़ दी, दूसरों के समय का अपमान किया और वाह को भंग कर दिया। तो यहां सारा खेल प्राथमिकता का है। जापान के लिए काम और सिस्टम पहले हैं, इसलिए समय की पाबंदी जरूरी है। भारत में अक्सर रिश्ते और लोग पहले आते हैं, इसलिए समय को लोगों के हिसाब से थोड़ा खींच लिया जाता है। एक के लिए टाइम इज मनी है, तो दूसरे के लिए रिलेशनशिप्स आर वेल्थ। और भारत में एक और दिलचस्प नियम काम करता है, पावर का। यहां समय के नियम सबके लिए बराबर नहीं है। जूनियर से उम्मीद की जाती है कि वो समय पर आए, लेकिन सीनियर का देर से आना अक्सर उनके रुतबे और व्यस्तता का प्रतीक माना जाता है। मतलब समय यहां स्टेटस भी दिखाता है। अब देखते हैं कि ये सारी सोच विचार की बातें असल दुनिया में कैसे दिखाई देती हैं। क्योंकि ये सिर्फ विचार नहीं है, ये हमारे चारों तरफ के इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम में भी साफ नजर आते हैं। जरा शिंकनसेन को देखिए, ये सिर्फ एक तेज रफ्तार ट्रेन नहीं है, ये समय को लेकर जापानी जुनून का जीता जागता सबूत है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब एक पूरा देश समय की पाबंदी को अपना लक्ष्य बना ले, तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। जरा सोचिए, सिर्फ 1.6 मिनट, ये पूरे साल की औसत देरी है। ये आंकड़ा दिमाग घुमा देता है और ये दिखाता है कि जापानी सिस्टम किस तरह की सटीकता की उम्मीद करता है और उसे हासिल भी करता है। और ये तो और भी कमाल है, अगर ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाए तो आपको एक देरी सर्टिफिकेट मिलता है, ताकि आप अपने ऑफिस में दिखा सकें कि गलती आपकी नहीं, सिस्टम की थी। ये व्यक्ति को शर्मिंदगी से बचाता है और सिस्टम को जवाबदेही बनाता है। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, भारत। यहां की सड़कों पर ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कोई तय समय नहीं। ऐसे में समय को लेकर लचीला होना कोई चॉइस नहीं, बल्कि जिंदा रहने की एक तरकीब बन जाता है। ये आंकड़े जमीनी हकीकत बताते हैं। जब आपको पता हो कि घर से ऑफिस पहुंचने में रोज औसतन आधा से 1 घंटा ज्यादा लग सकता है, तो आप समय को लेकर सख्त कैसे हो सकते हैं? ये माहौल ही लोगों को इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम अपनाने पर मजबूर कर देता है।
तो क्या इसका मतलब ये है कि एक सिस्टम अच्छा है और दूसरा बुरा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर सिस्टम की एक कीमत होती है और कुछ फायदे होते हैं। अब जरा इन दोनों के नफा नुकसान का हिसाब किताब देखते हैं। जापान की बेमिसाल एफिशिएंसी की एक बहुत भारी और दुखद कीमत है करोशी। ये शब्द उस हकीकत को बयां करता है जहां काम और समय का दबाव इतना बढ़ जाता है कि लोग सचमुच अपनी जान दे देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ भारत के लचीलेपन की भी एक बड़ी आर्थिक कीमत है। अनुमान है कि इस चलता है रवैये की वजह से देश को हर साल उत्पादकता में हजारों करोड़ का नुकसान होता है। ये टेबल पूरी बहस का सार है। जापान की पाबंदी से जबरदस्त आर्थिक कुशलता मिलती है, लेकिन साथ में भयानक मानसिक तनाव भी। भारत का लचीलापन सामाजिक तनाव को कम करता है, लेकिन देश को आर्थिक रूप से पीछे धकेलता है। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं है। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम आखिर पहुंचते कहां हैं? इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख ये है कि समय को लेकर कोई एक सही तरीका नहीं है। जापान और भारत दोनों ने अपने अपने इतिहास, भूगोल और सामाजिक ज़रूरतों के हिसाब से समय के साथ एक रिश्ता बनाया है। दोनों ही अपने अपने हिसाब से सही और तार्किक हैं। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। आज जब हम एक ग्लोबल दुनिया में जी रहे हैं, जहां जापानीज और भारतीय एक ही टीम में काम करते हैं, तो हमें समय को कैसे देखना चाहिए? क्या हमें एक सख्त घड़ी की तरह चलना चाहिए या एक लचीली नदी की तरह बहना चाहिए? इसका जवाब शायद कहीं बीच में है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, काम की लगी, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। अगर आप किसी और सरकारी योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।